पिछली वीडियो में सीख चुके थे नाइट्रोजन एलिमेंट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, सारे एलिमेंट्स के बारे में जान चुके थे। अब आज बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं आज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी रासायनिक समीकरण नहीं होता है, इसमें सारे एलिमेंट्स के फिजिकल स्टेट के बारे में देखेंगे, सीखेंगे। क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। नाइट्रोजन परिवार में हमारा नाइट्रोजन, यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं। नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस होगा हमारे पास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। इन एलिमेंट्स के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको आज बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं और इतने अच्छे से तैयार करते हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में सीख लेते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमको, चाहे वो कंपटीशन रहा हो मेरा, चाहे बोर्ड एग्जाम रहा हो, हमको आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, जो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में सारे पॉइंट सीखने हैं, हम उनको एक बार नोट कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे एटॉमिक रेडियस। पहला पॉइंट सीखेंगे एटॉमिक रेडियस, जिसको बोलेंगे परमाणु त्रिज्या। और पीरियोडिक टेबल में पढ़ भी चुके हैं, सीख चुके हैं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ यदि चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, और यदि बाएं से दाएं चलते हैं किसी भी पीरियड में तो परमाणु त्रिज्या घटना प्रारंभ हो जाती है। सेकंड में क्या सीखेंगे, ये सारी चीज अभी इसको निकाल करके देखते हैं किसकी किसकी बढ़ती है या नहीं। सेकंड पॉइंट में सीखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा के बारे में सीखेंगे। आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो इन सारे एलिमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। आयनन ऊर्जा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सीखेंगे। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सीखेंगे। किधर से किधर चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, और क्यों बढ़ती है, इसका कारण भी अच्छे से सीख लेते हैं। फिर उसके बाद सीखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट अभी एक नजर डाल लेते हैं। नाइट्रोजन ऑलरेडी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। फॉस्फोरस अर्ध ठोस मोम जैसा होता है। बाकी के नीचे सारे जो एलिमेंट्स होते हैं फिर वो धीमे धीमे ठोस में कन्वर्ट होते जाते हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, द्विपरमाणु कण होता है। फॉस्फोरस चतुष्क परमाणु कण होता है। ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। अब उसके बाद सीखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर 4। मेटेलिक कैरेक्टर्स जो सीखेंगे उसमें ये देखेंगे कौन धातु हमारे पास, कौन नहीं है। अब नेक्स्ट सीखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इसके बारे में सीखेंगे। फिर वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारे पॉइंट आज सीख लेते हैं। जहां तक प्रयास करते हैं इनको बहुत अच्छे से सीखेंगे। वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सारे पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है,
डेफिनेशन को आसानी से तैयार करते हैं। किसी परमाणु के केंद्र से लेकर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो होती है हमारे पास, वो एटॉमिक रेडियस होती है। एक एग्जांपल सीखते हैं हम यहाँ पर। अभी जस्ट लेते हैं नाइट्रोजन को लेते हैं और फास्फोरस को लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं 1s2 2s2 और 2p3। सबसे पहले ये देखेंगे नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 7। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, सेल होते हैं, सेल में उपस्थित होते हैं और प्रोटॉन केंद्र में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है। किसी भी हमारे पास कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, दरअसल संख्या कितनी भी हो लेकिन उन पर कोई आवेश नहीं होता, तो हम उनका बेस 0 कर लेते हैं, शून्य होता उनका आवेश। प्रोटॉन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही संख्या हमारे पास प्रोटॉन। हमारे पास प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, जिन पर प्लस आवेश की संख्या हमारे पास 7। और पहली जो कक्षा हमारे पास उसकी बात करते हैं, फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में ये देखेंगे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास 2। तो हम किसी भी स्थान पर 2 इलेक्ट्रॉन को सेट कर देते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। जो अगला हमारे पास सेल है वो दूसरा है। दूसरे सेल की बात करते हैं तो उसके पास कुल इलेक्ट्रॉन 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। इन्हें हम फिल कर लेते हैं 1 2 3 4 5। डेफिनेशन बनाना सीखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी फिर एक बार प्रयास करते हैं। जो हमारे पास ये न्यूक्लियस का परमाणु का केंद्र है, केंद्र से लेकर के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी एटॉमिक रेडियस कहलाती है। केंद्र से लेकर के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस हो गई। इसमें हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट सेल और उसके बाद सेकेंड सेल। ठीक इसी कंडीशन पर हम एक फास्फोरस की एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका निकालेंगे। अब इसमें ये देखेंगे हमारे पास जो कंडीशन है, यहां तक तो केवल फर्स्ट और सेकंड 2 सेल का प्रयोग हुआ था, फर्स्ट और सेकंड। इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है फर्स्ट सेल हमारे पास ये है, सेकंड सेल ये है और थर्ड सेल ये है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 सेल का प्रयोग हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट यहीं पर आ रहा है कि इसकी जो फर्स्ट सेल सेकंड सेल तक लास्ट इलेक्ट्रॉन पहुंचा था और इसमें तीसरी सेल तक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। उसके पास जो प्रोटॉन की संख्या 15, न्यूट्रॉन जितने भी हो सकते हैं शून्य आवश्यक होंगे। फर्स्ट सेल में हम देखेंगे फर्स्ट सेल के पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। सेकंड सेल की बात करते हैं। सेकंड सेल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और 2 6 और 2 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट की बात करते हैं तीसरा सेल। तीसरे सेल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। 1 2 3 4 5। तो अब इसमें ये देखेंगे हमारे पास फर्स्ट सेल सेकंड और थर्ड, केंद्र से लेकर के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी एटॉमिक रेडियस।
फिर एक बार डेफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी एटम में हम सबसे पहले एटॉमिक रेडियस के बारे में जानेंगे। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? परमाणु त्रिज्या जिसको बोलते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कोई भी एलिमेंट्स हो हमारे पास, उसका एक निश्चित केंद्र होता है। केंद्र से लेकर के सबसे पहले हम उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। हमें यह तय करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां तक जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक जा रहा है वहीं तक हमारे पास सेल, लास्ट सेल तक हम उसकी शेप बनाएंगे। शेप पर ये देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा यहां तक आया निकल करके तीसरे सेल तक। तो डेफिनेशन हम चाहे किसी एग्जांपल पर बना सकते हैं। दरअसल बनाने का प्रयास, सीखने का प्रयास करेंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। केंद्र से लेकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन तक के, अंतिम कक्षा के लास्ट इलेक्ट्रॉन तक के बीच की जो दूरी होती है हम उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, किधर से किधर बढ़ती है और घटती है। ये हम याद नहीं करेंगे, दरअसल समझने का प्रयास करेंगे। हमने सबसे पहला एलिमेंट लिया नाइट्रोजन, नेक्स्ट लिया फास्फोरस। नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल तक ही पहुंचा, फास्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल तक चला गया। तो जाहिर सी बात है इसी प्रकार से अगला इलेक्ट्रॉन फोर्थ तक चला जाएगा, चौथी सेल तक, नेक्स्ट फिफ्थ सेल, नेक्स्ट सिक्स्थ सेल। तो अब जाहिर सी बात है तीसरे में जब चला गया तो चौथे में चला जाएगा, फिर नेक्स्ट पांचवें में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, यदि किसी भी, समझ सकते हैं आसानी से, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस का बढ़ता क्रम, एटॉमिक जो रेडियस होती है वो बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। अब हम यहां पर ये सीखेंगे, एटॉमिक रेडियस की तो बात कर ली। अब नेक्स्ट सीखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन इसी बात से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट हमारे पास, एक नंबर का कंफर्म निकल करके आता है। तो अब सीखेंगे डेफिनेशन, किसी भी एलिमेंट्स में से, किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने या अवशोषण करने पर जो ऊर्जा खर्च होती है, किसी भी एलिमेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है उसमें जो ऊर्जा खर्च होती है वही आयनन एनर्जी कहलाती है। फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दरअसल हम ये समझते हैं, नाइट्रोजन जो हमारे पास है उसका एटॉमिक रेडियस बहुत कम है, फास्फोरस की अपेक्षा कम है। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। फास्फोरस भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और रिसीव भी करेगा, दोनों कंफर्म सत्य हैं। लेकिन अब यहां पर जो बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किसकी उच्च होती है आगे चल करके सीखेंगे। उससे पहले हम ये सीखते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होता है, न्यूक्लियस केंद्रक से जितना दूर होता है, हल्की सी ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। जैसे हम यहाँ पर सीखते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बहुत समीप है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी दूर है। अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा एस का, वो काफी दूर होगा। तो हल्की सी एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से नहीं बल्कि बहुत ही कठिनता से, बहुत ही प्रयास करने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है, आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्यों? फिर वही पॉइंट हम एक बार दोहराते हैं, जब भी ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक से काफी दूर चला जाता है। लास्ट में जैसे हमने देखा फास्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच गया है, तीसरी कक्षा में। एएस का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, अगली कक्षा में पहुंच जाएगा। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है वही आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। खर्च करने पर या अवशोषित करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या फिर खींचे जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है और उसको आसानी से सीखना है।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? दरअसल ये सीखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से जो अगला एलिमेंट है वो हमारे पास ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये आता है, पहले तो हम ये सीखते हैं, अब ये भी सीखे थे कि ऊपर से नीचे चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा घटती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर किसी भी पीरियड में चलते हैं, ये एक ही पीरियड के दोनों ग्रुप, दोनों एलिमेंट्स हमारे पास किसी भी पीरियड में बाएं से यदि दाएं की तरफ चलते हैं तो जो आयनन ऊर्जा होती है ना वो बढ़ती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है, नाभिक का जो बेस होता है, जो चुंबकीय प्रभाव होता है, नाभिकीय आवेश होता है, वो दरअसल अधिक हो जाता है। तो अभी सीखते हैं, यहां पर एक प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन का जो एलिमेंट्स 7 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। अब यहां पर ये सीखेंगे, जो सबसे पहले हम आउटर सेल को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। दोनों ही हमारे पास आउटर सेल हैं। इसमें ये सीखेंगे, ग्राउंड स्टेट की बात की जाए, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है उसकी जो आद्य अवस्था होती है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन लेंगे हम। हमारे पास 2s ऑर्बिटल, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। 2s के बाद अगला हम देखते हैं 2p। जो 2p है उसके पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। जब 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो सेम कंडीशन में हम इसकी भी GS लिख लेते हैं। 2s ऑर्बिटल, उसके बाद 2p। s में देखेंगे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, p में देखेंगे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। अब यहां पर ये देखेंगे, यदि इसको आयनन एनर्जी दी जाए, आयनन ऊर्जा दी जाए, तो यहां पर ये एक स्टेबल कंडीशन में है और यहां पर अनस्टेबल कंडीशन। स्टेबल और अनस्टेबल, यहां पर ये देखेंगे इसके पास तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। 11th में छोटी क्लासेस में सीख करके आए हैं, यदि किसी एटम के लास्ट जो ऑर्बिटल्स होते हैं, बाह्यतम ऑर्बिटल्स होते हैं, या तो उनके पास पूरी तरह से अनपेयर्ड हो तो वो स्टेबल कंडीशन, स्थायी अवस्था में चला जाता है, या फिर पूरी तरह से अनपेयर्ड हो या फिर पूरी तरह से पेयर्ड हो जाते। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स पेयर्ड हो जाते तब ये स्थायी कंडीशन में चला जाता है। तो जब स्थायी कंडीशन में कोई भी परमाणु होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है। यहां पर से तो हम देखेंगे, यदि इसको एनर्जी दी जाए, ऊर्जा दी जाए, तो ये स्टेबल कंडीशन से अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करता है, जबकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। यदि इसको ऊर्जा दी जाए तो इसको कम ऊर्जा में ही ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से, जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, आसानी से निकाल देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है तो फिर ये स्टेबल कंडीशन में चला जाता है। तो हम लिख सकते हैं, जो फर्स्ट एनर्जी दी गई है तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट एनर्जी, और यहां पर जो दी गई है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो यहां पर अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास तीनों ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन में होते हैं। यहां पर फर्स्ट एनर्जी की बात करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जाने के कारण हल्की सी ऊर्जा में आसानी से निष्कासित हो जाता है। दरअसल ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन का बेस बना लेते हैं। स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए कि नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा कम होती है, जबकि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। फिर समझे एक बार, नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा कम होती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्यों? स्पष्ट कीजिए।
तो हम इसमें लिख सकते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देते हैं। उसके बाद ये सीखेंगे उसके पास तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वहां पर एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक स्थायी अवस्था में जाने के कारण अत्यधिक ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन निकालता है, जिसको हम प्रथम एनर्जी के नाम से समझते हैं। इसके पास जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, हल्की सी ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन ये निष्कासित कर देता है, क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड की कंडीशन थी। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल करके स्थायी अवस्था में चला जाता है। तो एक हल्की सी ऊर्जा में ये इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो गया है। यदि द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो फिर इसका मान तीव्रता से बढ़ जाता है, क्योंकि फिर ये स्थायी कंडीशन में चला जाता है। तो हमारे पास ये आयनन ऊर्जा का श्रेय था। इस तरीके से हम आयनन ऊर्जा को समझ लेते हैं। क्या समझते हैं कि ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। लेकिन इसको बहुत इंपोर्टेंट से लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारे पास वो बोर्ड एग्जाम में पुटअप किया जाता है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे फिजिकल स्टेट में जो नाइट्रोजन है हमारे पास, वो एक गैस, नाइट्रोजन जो परमाणु होते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एक गैसीय स्टेट में है। जब गैसीय स्टेट में है तो अब यहाँ पर ये सीखेंगे, हम सारे के सारे सीख लेते, एक ही स्टेप में सीख लेते, बस दरअसल सीखना है। नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पर इसको हम सीख लेते हैं, सारे सिंबल लिख लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Bi। नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस अर्ध ठोस होता है, मोम जैसा, पारदर्शी होता है, ये चीज आगे चल करके सीखेंगे, इसी चैप्टर में सीखेंगे। फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है वो चतुष्क परमाणु अणु में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास वो द्वितीयक परमाणु अणु में पाया जाता है। और ये जो हमारे पास एलिमेंट्स रह गए हैं वो सारे के सारे ठोस होते हैं। अब हम इनको परमाणु के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ऑलरेडी जो हमारे पास है वो एक मेटल के रूप में पाया जाता है। जो अगला हम वर्ड सीखेंगे मेटल कैरेक्टर के बारे में सीखेंगे। फिर एक बार सीखते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास गैस, फास्फोरस हमारे पास अर्ध ठोस, मोम जैसा, पारदर्शी। इसे रिंग कर लेते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकलेंगे। आर्सेनिक, Sb और बिस्मिथ हमारे पास एक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम ये सीख लेते हैं, नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे पास द्वि परमाणु कण होता है, जिसके मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन द्वि परमाणु कण होता है जिसके मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है। फास्फोरस जो होता है हमारे पास वो चतुष्क परमाणु कण पाया जाता है, जिसे हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं फास्फोरस। ये जो फास्फोरस हमारे पास चतुष्क परमाणु में पाया जाता है। तो जब हम इसको लिख सकते हैं, इसके दो कंडीशन होते हैं, सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस, जो आगे चल करके सीखेंगे। यदि मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो हम यहीं पर इसका अगला पॉइंट भी यहीं पर क्लियर कर देते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही नॉन मेटल, इनको हम धातु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सीखते हैं As और Sb, इनको हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये हमारे पास सब मेटल, इनको हम अधातु के नाम से जानते हैं और इन दोनों को उपधातु के नाम से जानते हैं। जो बिस्मिथ हमारे पास वो मेटल। तो ये सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज तक हम इतना ही हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। यहां से निकलने वाला क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम मात्रा में एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी, यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो हम इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट की।
इन 3 को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे और आसानी से तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे।